आज का हमारा टॉपिक है बोको हराम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ बोको हराम। अभी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने नाइजीरिया के कई सारे फार्मर्स को मार दिया है। तो अभी ये हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है, इसीलिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ क्या है कि नाइजीरिया जो कि एक देश है कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो नाइजीरिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में एक गांव है, वहाँ पर किसान खेत में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये बोको हराम के कुछ लोग आए बाइक में और उन लोगों को उठा लिया, यानी कि किडनैप कर लिया, और उन लोगों को ले गए और ले जा करके 110 लोगों का सर उन्होंने काट दिया। ठीक है, उनको मार दिया और उनके जो बीवी बच्चे थे उन किसानों के, उनको भी किडनैप करके रख लिया। तो ये एक बहुत ही भयानक घटना है और ये जिनके द्वारा की गई है वो बोको हराम के लोग थे। ठीक है, अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो, बोको हराम जो शब्द है इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वेस्टर्न एजुकेशन इज़ फॉरबिडन। इसका मतलब वेस्टर्न एजुकेशन जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये नाइजीरिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाइजीरिया कहाँ पे है? नाइजीरिया एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, देखो बोको हराम फॉर्म क्यों हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि पहले यहाँ पर ब्रिटिश राज था। ठीक है, जैसे भारत को ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना ली थी। इसको भी, नाइजीरिया को भी एक समय पे ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिश ने क्या किया कि नाइजीरिया का जो साउथ वाला हिस्सा है नाइजीरिया कंट्री का, उसको अच्छे से डेवलप किया। ठीक है, और ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पे मुस्लिम एमिरेट्स रहते थे। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग रहते थे ना, ये कहते थे कि भाई हमको वेस्टर्न एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, हम अपने हिसाब से सब करेंगे। ठीक है, तो उन मुस्लिम लोगों को बाद में ये लगने लगा कि सदर्न जो एरिया है वो अच्छे से डेवलप हो गया है। उसके बाद सदर्न एरिया में ऑयल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, वहाँ ऑयल पाया गया। देखो, जहाँ भी ऑयल पाया जाता है वो जगह वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो नाइजीरिया का जो सदर्न हिस्सा था वहाँ पर ऑयल पाया गया, तो वहाँ और भी डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो इनको ये लगने लगा कि भाई साउथ एरिया जो है वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, एकेडमिकली भी प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हमारा जो एरिया है हम तो इलिटरेट ही रह गए हैं। तो ये एक उनके अंदर ना गुस्सा भर गया था। ठीक है, और ये जो मैं आपको एरिया बता रही हूँ ना, नॉर्थ वाला एरिया, ये मुस्लिम डोमिनेटेड था। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स रहते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही था। वैसे भी ब्रिटिशर्स जहाँ भी कब्जा करते थे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इन लोगों को ये चीज़ें सहन नहीं हुई तो एक जिहादिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, जो कि नाइजीरिया के नॉर्दर्न हिस्से का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है नाइजीरिया कंट्री का, वहाँ पर यह ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चैड, नाइजर और नॉर्दर्न कैमरून के एरिया में भी फैला हुआ था। ठीक है, देखो इसका जो फॉर्मेशन वह हुआ कब, 2002 में मुस्लिम क्लैरिक जो थे मोहम्मद यूसुफ, इसने बोको हराम को फॉर्म किया था 2002 में। इसका नाम याद रखना। ठीक है, इसने एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स बनाया जहाँ पर मस्जिद और इस्लामिक स्कूल भी बना दिया। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था नाइजीरिया को, तो ब्रिटिशर्स ने 1903 में नाइजीरिया और साउथ कैमरून, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनको एक साथ कैप्चर किया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो मुस्लिम्स थे ना, उन्होंने, देखो जो ब्रिटिश जहाँ भी गए थे वो वेस्टर्न एजुकेशन का फैलाव कर रहे थे, जैसे इंडिया में भी उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये नाइजीरिया में भी कर रहे थे। तो वहाँ पर ये जो मुस्लिम्स थे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। ये लोग बिल्कुल इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, वेस्टर्न स्कूल्स, तो कई लोगों ने अपने बच्चों को भेजने से मना कर दिया उन वेस्टर्न स्कूल्स में। ठीक है, जब ये सब होने लगा तो कई सारे गरीब मुस्लिम फैमिलीज़ जो है नाइजीरिया में, पूरे नाइजीरिया में, और
अगल बगल की कंट्रीज़ में भी, ठीक है, एंड सिर्फ नाइजीरिया कंट्री में ही नहीं, उसके अगल बगल की जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर भी जो पुअर मुस्लिम फैमिलीज़ थी, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया, ठीक है। लेकिन जो बोको हराम था वो सिर्फ एजुकेशन को फैलाने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि वेस्टर्न एजुकेशन ना हो, सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन हो या हमारे देश की जो एजुकेशन है उस टाइप से एजुकेशन हो, वर्नाकुलर हो, ऐसा कुछ भी इनका मकसद नहीं था, ठीक है। ये तो भाई सीधा सीधा ये चाहते थे कि नाइजीरिया को पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट बना देना है, ठीक है। और स्कूल्स जो थे ना इनके, जो ये स्कूल्स चला रहे थे, वहाँ पर जिहादी लोगों को जिहादी बनाया जा रहा था, समझ रहे हो ना, यानी कि अपने रिलीजन के लिए तुम मार काट भी कर सकते हो। 2009 में बोको हराम ने एक अटैक किया था पुलिस स्टेशन पे, ठीक है, और कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। मैडुगुरी कैपिटल जो है बोर्नो स्टेट का, ठीक है, बोर्नो स्टेट है वहाँ पे, वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पर 2009 में बोको हराम के लोगों ने अटैक किया था पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। यहाँ पर क्या हुआ था, इस अटैक के बाद शूट आउट चालू हो गए थे, ठीक है, स्ट्रीट्स में, रोड्स पर शूट आउट चालू हो गए थे। तो नाइजीरिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, पुलिस फोर्सेज, उन्होंने इस ग्रुप के हेडक्वार्टर को सीज कर लिया था, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया था, और कई सारे इनके लोगों को भी उन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद जो मिस्टर यूसुफ था, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया, जिसने इस बोको हराम का फॉर्मेशन किया था 2002 में, मिस्टर यूसुफ को नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ के मार दिया, ठीक है। मारने के बाद इसकी बॉडी को टीवी में दिखाया भी, उनका जो स्टेट टेलीविज़न था ना वहाँ पर दिखाया भी, और टीवी पे दिखाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बोको हराम अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनका जो मेन लीडर था यूसुफ, उसको हमने मार दिया है। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, शांत रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनके जो फाइटर्स थे, बोको हराम के जो वर्कर्स थे, ये लोग फिर से मिले। एक नया लीडर बना जिसका नाम था अबू बकर शेकाऊ, ये अभी भी ज़िंदा है, ठीक है, और फिर से इन्होंने इंसर्जेंसी चालू कर दी। ये डर बन गया कि भाई ये लोग कहीं अल-कायदा जैसे बड़े ग्रुप से ना वो कर लें, ठीक है, हम कोलैबोरेशन कर लें, तो ग्लोबल जिहाद वाला एक सिस्टम फॉर्म हो जाता, मतलब कि पूरी दुनिया में ये लोग मिलके जिहादी बने फिरते और जिसको पाते उसको मार देते, ठीक है, अगर ये लोग मिल जाते तो ये डर बन गया। यूएस ने 2013 में बोको हराम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली घोषित कर दिया। देखो, इससे पहले इन्होंने इतना कुछ किया था लेकिन ऑफिशियली घोषित नहीं हुए थे, पर 2013 में यूएस ने इनको ऑफिशियली टेररिस्ट घोषित कर दिया, और यूएस ने $7 मिलियन का इनाम रखा है अबू बकर शेकाऊ पर, ठीक है, जो कि कौन है, अभी लीडर है इस बोको हराम संगठन का, ठीक है। कितना रखा है, $7 मिलियन, ठीक है। अगर वो पकड़ा जाता है, जो उसको पकड़ने में मदद करेगा उसको $7 मिलियन दिए जाएंगे। तो देखो, ये है नाइजीरिया का मैप, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसके आसपास की कंट्रीज़ भी देखो, नाइजर, कैमरून, चैड, मैंने आपको अभी बताया ना, यहाँ पर भी बोको हराम एक्टिव था, ठीक है। ये जो नाइजीरिया का रेड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है जहाँ पर बोको हराम कब्जा करके रखी है, ठीक है। यहीं पर मेन बोको हराम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होता है, ठीक है, यहीं से। तो हमने आज का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।